सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। और मेरी तरफ से और दुनिया बोल है की पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक होता है। यकीनन बहुत बड़ा दिन है और इस दिन की अगर हम बात करें तो रमज़ान का आखिरी जुमा होता है। हर कोई ये दुआ कर रहा होता है कि मुल्क की सलामती हो, मुश्किलात पाकिस्तान की कम हो। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात सहरी के वक्त PTI के रहनुमा कासिम सूरी पर हमला होता है। मस्जिद नबवी में जो नून लीग के रहनुमा और मुल्क के इस वक्त क़यादत जो हुक्मरान इस वक्त गए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, उम्रा अदा करने के लिए उनके साथ बदतमीज़ी होती है, नारे लगाए जाते हैं। इंतहाई अफसोस की बात थी, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आप देख सकते हैं ये वो मकाम है जहाँ का एहतराम, जहाँ का अदब, जहाँ का तहजीब व तमद्दुन बहुत ज़्यादा है, यहाँ की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और ऐसी जगह पे यहाँ पे लड़ना झगड़ना इंतहाई अफसोस की बात है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसकी मजम्मत करते हैं। वैसे ये जब से ये वीडियो वायरल हुई है और ये वाक़या हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया पे एक अजीब किस्म की बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इस बात की मजम्मत कर रहे हैं इसके बिल्कुल, कुछ लोग इसके बरअक्स हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जो कुछ भी हुआ सही हुआ। दो तरह के एक समझे के ग्रुप्स बन गए हैं, कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अब बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन कुछ भी है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मुक़द्दस मकामात का तक़द्दुस सबसे अव्वल है। हमें हमेशा चाहिए कि हम इसका एहतराम ना भूलें। जहाँ पे हम बहैसियत एक मुस्लिम कौम, एक मुस्लिम उम्मा, हम ये चीज़ कहते हैं कि बस अल्लाह हमें एक बार रोज़ा रसूल पे ले जाए, मस्जिद नबी पे ले जाए, हम उसकी जाली पकड़ के एक बार खड़े हो जाएं, या हम सिर्फ उसके अहाते में भी अपना कदम रख दें। वहाँ पे सियासी इख्तलाफात की बिना पर इस तरह के नारेबाजी करना, इस तरह के अलकाब का इस्तेमाल करना, ये सही बात नहीं है। अदब के बिना दीन और दुनिया दोनों कुछ भी नहीं। अदब बहुत जरूरी है। नजर डालते हैं हम बड़ी खबर पर। मस्जिद नबवी में हुकूमती वज़रा के खिलाफ नारे गूंज, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, अवाम दो धड़ों में तकसीम, उलमा नाराज, बतौर कौम हम किस तरफ जा रहे हैं। मोटरसाइकिल वालों के लिए अच्छी खबर, नून लीग का PTI के टारगेट सब्सिडी प्लान पर अमल का फैसला। गरीब को जो पेट्रोल पिछली हुकूमत ना दिला पाई, क्या नई हुकूमत इस प्लान पर अमल करा पाएगी? गंदम का बहरान फिर आने का इम्कान, काश्तकार परेशान, फसल की कटाई मसला बन गई। सिंध सरकार ने हालात कंट्रोल करने के लिए गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा दी। और मिठाई क्यों नहीं खाई, दूल्हा दुल्हन में हाथापाई, दोनों ने एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? बहैसियत एक कौम, एक हम तरफ बात करते हैं यहाँ पे, हम वो हमारी कौम से नहीं थे, वो हमारी कौम से नहीं थे, लेकिन फिर भी यार, इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है। शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन इस बात पे लड़ रहे हैं कि मिठाई क्यों नहीं खाई, और हाथापाई हो गई और थप्पड़ों की बारिश हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं? वेरी सैड, नो डाउट। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं बड़ी अफसोसनाक है, अलमनाक है। ना हमें मदीना मुनव्वरा के तकद्दुस का एहसास है, ना हमें रमज़ान में सहरी के वक्त का एहसास है, ना हमें इस बात का एहसास है कि यहाँ लाश पड़ी और शादी का खाना चल रहा है, ना हमें इस बात का एहसास है कि एक माँ जो है वो 20 साल के बच्चे के ऊपर अपनी छुरी फेर रही है, क्यों फेर रही है। एक बेटा अपने बाप को मारता है जायदाद के लिए, हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। जब रोज़ छोटे छोटे बच्चे मदरसों में रेप होते हैं, हमें उस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। लेट्स सी, पूछते हैं, हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं। उसामा गाजी, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, जो मदीना मुनव्वरा में हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मैं भी जब उम्रा करने गया था उसामा, तो मैंने देखा था कि पाकिस्तान के हुक्मरान आए थे, उनके लिए बड़ा लाहो लश्कर प्रोटोकॉल क्रिएट किया जाता है, गार्ड्स आते हैं, खाने काबा का दरवाज़ा खोला जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो उस पार्टी के चाहने वाले होते हैं वो उनके हक़ में नारे लगाते हैं, और जो मुखालिफ होते हैं उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। यह हमेशा से होता आया है। लेकिन जो लैंग्वेज इस दफ़ा यूज़ हुई है, कुछ लग ऐसा रहा है कि मुसलमानों का ज़मीर और गिर गया है और हम अब किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। उसामा जी, अच्छा, सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं सवाल आपका पूरा सुन नहीं सका, अगर आप दोहरा दें। आई थिंक उसामा को आवाज़ आ रही है। उसामा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, मुझे आ रही है। बीच में असल में लाइन ड्रॉप हो गई मुझसे, मैं बहुत माजरत, बीच में ना असल में
जी उसामा, मैं आपसे पूछ रहा था कि जो मदीना मुनव्वरा में हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। हम मुसलमान होने के नाते मस्जिद और कितना गिरेंगे उसामा? बड़े दुख की बात है और बड़ा दुख हुआ सब कुछ देखकर, और जाहिर है कि इसकी मजम्मत की जा रही है, करनी भी चाहिए, हर तरफ से हो रही है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ पहलू हमें देखना है कि ये क्यों हुआ और इसको आइंदा किस तरह से रोका जा सकता है। एक तो जिस तरह हर तरफ अब इसकी मजम्मत की गई है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस तरह का वाकया नहीं होगा। और पहले ही जिस तरह बात हो रही थी कि खदशात हैं, तो उसी वक्त ये कहा जाना चाहिए था कि अगर कम से कम ये मदीना मुनव्वरा में, मैं तो पूरे शहर की बात करूंगा, सिर्फ मस्जिद नबवी के अहाते की बात नहीं है, पूरे शहर में इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे लिए पूरा शहर मुकद्दस है, इसी तरह से मक्का तुल मुकर्रमा। लेकिन अब अगर आप ये देखें कि पहले इसी तरह से हेडलाइंस बनी, इसी तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ जब नारे लगे तो उस वक्त सताइश की गई, और मरियम नवाज साहिबा ने की, और बाकायदा उसकी हेडलाइंस बनी, चैनल्स पर चली और कह रही थी देखा ये होगा, अभी तो ये आगाज है। यानी बड़ा उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ाकर बड़े जबरदस्त अंदाज से, बड़ा अच्छा है, ये होना चाहिए, इसको और ज्यादा होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए। तो अगर हम उसी वक्त इस चीज को रोकते, उसी वक्त इसकी मजम्मत होती और सताइश न की जाती और एक पार्टी की लीडर इस तरह से ना करती, तो शायद आज ये ना होता। जिस तरह से आज अब मजम्मत हो रही है तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आगाज होता है। देखिए, आप अगर कोई बुराई है उसको आप वहीं जब अभी शुरू ही हुआ है, बीमारी है जिस तरह, तो उसको आगाज में अगर आप पकड़ लें तो फिर वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह से आज अगर मजम्मत ना की जाती, आज अगर इसकी हर तरफ से सताइश होती, तो फिर खुदा न खास्ता ये था कि इससे भी बात बढ़ रही थी आगे कल को। तो ये बहुत अच्छा है कि इसके बारे में सब तरफ से, उलमा की तरफ से, लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, मैं देख रहा था अली मोहम्मद खान साहब हैं, मैं समझता हूँ दीगर सबको यूनानिमसली इसको कंडेम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की इसमें ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। कोई इल्जाम उन पर आ रहा है, ये ठीक है कि वहां पर ये नहीं कह सकते कि कोई तहरीक इंसाफ का वहां कोई जलसा था या उनके कारकुन थे, ये चीज अभी तो साबित नहीं हुई। लेकिन चूंकि इस तरह के बयानात थे और हुआ है मौजूदा हुकूमत पर या मुस्लिम लीग नून के और साथ भुट्टी साहब थे उनके साथ, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जी ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया। अभी तक इसके सबूत नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है हर तरफ से इसकी मजम्मत होनी चाहिए। राइट, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त हमें दिया। कुरैशी साहब, मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का कौल है कि दुश्मन के पास भी जाओ तो अपनी खुशबू फैला के आओ। ऐसे में हम देख रहे हैं कि आज मुसलमानों में बिल्कुल भी सब्र नहीं रहा है, बिल्कुल इस्तकामत नहीं रही है, अदब के तकाजे सारे छोड़ आए हैं। मदीना मुनव्वरा में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, यकीनन ये वो ज़मीन है जहाँ उतरते हुए हम अपनी जूतियाँ उतार के उतरते हैं कि अदब का ये मकाम है, और वहाँ ऐसी बोली इस्तेमाल करना, किसी सियासतदान को तनकीद का निशाना बनाना, कैसे देखते हैं आप सूरत हाल कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम तला भाई, आपका शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया है कि मैं इस दर्द को जो मेरे अंदर इस वक्त कीसें जिसकी उठ रही हैं, मैं उसको अपनी जुबान पर ला सकूं और अपना माफ़ी ज़मीर जो है ना वो लोगों के सामने बयान कर सकूं। बुनियादी तौर पर पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की सियासत इस कदर ताफन ज़दा हो चुकी है कि मैं सच्ची बात ये आती है, यहाँ हमने भी उम्र गुजार दी है। इससे कबल इख्तिलाफात अरसे से सियासतदानों के भी होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन हर लफ्ज की अदायगी का एक तरीका होता है। जिस वक्त आप कौम की तरबियत इन खतूत पर करेंगे कि आपका आगाज ही किसी को गाली देने से होगा, किसी का नाम बिगाड़ने से होगा, किसी की किरदार कुशी से होगा, तो फिर जाहिर है कौम उसको हर जगह प्रैक्टिस करेगी। और शुमी किस्मत के ये बदनसीबी, ये बदबख्ती पाकिस्तानी लोगों के नसीब में आई है, उनके हिस्से में आई है। तो सरकार का हरम का तीन के जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम सलाम के लिए उतरते हैं, और स्पेशल वैसे भी फरिश्ते खुशबूदार होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें नई हिदायत और खूब सज धज के और खुशबूदार होकर तुम उतरो और मेरे यार पर जाकर सलाम और दुरूद के गजरे पेश करो। तो उस पाक और मुकद्दस आस्ताना आली कि जहाँ पर मलाइका के सर अदब से झुके हैं, जहाँ जिब्रील जैसे नूरी सांस भी ऊंची आवाज से नहीं लेते कि कहीं बेहतर हो जाए। हाय शुमी किस्मत कि वहाँ पर सियासी इख्तिलाफात के बायस इस तरह नाराबाजी की जा रही है कि जिससे उस हरम तैयबा, हरम मदीना का
हरम मदीना मांग रही है, मैं दिल से इंतहाई परेशान हूँ। और रो रो कर आज जुमे पर भी हमने इस्तिगासा किया है रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलुल्लाह इन बदबख्तों की बदबख्ती की वजह से आप पूरी कौम से नाराज न होइएगा। और हमने अल्लाह के हुजूर भी दुआ की कि अल्लाह पूरी कौम पर इन बदबख्तों की बदबख्ती का अज़ाब नाजिल न करना। तो हमारे दिल रो रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ये पाकिस्तानी कौम तो वो थी कि जो मदीना शरीफ का फोटो जब सामने आता था गुंबद खजरा का उतार देते थे। ये कहाँ हम किस वजह से इस बदतमीजी और बदतहजीबी में पहुंच गए कि मदीना शरीफ के अंदर हम जाकर इस किस्म की हुल्लड़बाजी और उस मस्जिद नबी के अंदर अल्लाहु अकबर रोज़े रसूल के सामने हम इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी कौम को एक जुबान होना चाहिए। और इस पर सबसे पहले मुझे नहीं पता है वो कौन लोग थे, लेकिन बज़ाहिर उनका ताल्लुक खास सियासी जमात से नजर आ रहा है। तो ये हमसे ज्यादा हक उस सियासी जमात के लीडरों का बनता है कि वो मजम्मत करें। और मैं यहाँ उन लोगों की भी, उन सियासी लीडरों की भी मजम्मत करूंगा कि इससे पहले जब हरम शरीफ के अंदर इस तरह का वाकया सियासी लीडर के साथ हुआ था तो उन्होंने अपनी फोकियत सियासी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ट्वीट किए थे कि ये जमीन ने इनको रिजेक्ट किया। तो शायद ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि अब दूसरी सियासी जमात के लोगों ने वहां पर इस तरह की हुल्लड़बाजी की है। तो ये सबसे पहले, हम उलमा तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि यहाँ मोहम्मद अली खान जैसे लोग, यहाँ नूरुल्लाह कादरी साहब जैसे लोग, यहाँ पर संजीदा वो लोग आए और सामने आकर वो यहाँ पर सबसे पहले इज्तिमाई तौर पर वो तौबा का ऐलान करें और उसके बाद वो ये रहनुमाई करें। और इसी तरह दीगर सियासी जमातों के जो लीडर हैं वो भी अपने मजम्मत करें। बिल्कुल सही। हम सारे बहसीयत कौम हम सारे मिलकर इस पर अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह ताला हमें इस अजाब में कहीं पकड़ न ले। कुरैशी साहब, इस अजाब में हमें कहीं पकड़ ना ले, हमें माफी मांगना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप समझते हैं माफी मांगने से सुधर जाएंगे? सुधरने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा बता दें कुरैशी साहब। मीडिया को जो है ना मैं नंबर देता हूं कि यकसू होकर इन्होंने यकसाइडेड होकर इस हमले की, इन चीजों की, इस इकदाम की मजम्मत की है। तो इस वक्त कोई माने या ना माने तला भाई, मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। तो ये जिस तरह मीडिया पर इस वाक़े की क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको साथ साथ मजहबी हवाले से, अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी के हवाले से भी डराया जाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि आइंदा ये काम यकीनन नहीं होगा। और फिर वहाँ की जो, यानी ये सऊदी हुकूमत को भी चाहिए कि वो जिम्मेदार है इस चीज के कि वहाँ हरम शरीफ के अंदर कोई इस किस्म की बात ना हो, वो उन लोगों को गिरफ्तार करें और उन पर करार वाकई उनको सजा दें, जुर्माना करें। और इस चीज की हम सारी कौम की तरफ से हम मुतालबा कर रहे हैं और हिमायत करेंगे, ऐसे खबीसों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उलमा की अब मजीद जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन तला भाई बात फिर वहीं पे आती है, उलमा के पास जो लोग आएंगे तो वो तो उलमा से वही सुनेंगे ना। तो ये मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी है कि मिन हैसल कौम और मिन हैसल, तो भी कि मुस्लिम उन लोगों को ये चाहिए कि वो भी इस चीज को पॉजिटिव अंदाज से, यहाँ बाज मीडिया हाउसेस जो है ना वो सियासी पर्खाश की वजह से खास किस्म का गुबार निकाल रहे हैं, इसको इस वक्त हमें बड़ी संजीदगी से लेना होगा और कोशिश करनी होगी ताकि आइंदा के बाद अगर ये वहां सिलसिला शुरू हो गया, अगर ये पाकिस्तान में हर मस्जिद में होगा या फैसल मस्जिद कोई नमाज के लिए जा रहा होगा, दाता साहब नमाज के लिए जा रहा होगा, तो ये हंगामाराई शुरू हो जाएगी। तो ये तो कोई मस्जिद नहीं बचेगी, कोई गली नहीं बचेगी। लिहाजा ये काबिल मुजम्मत चीज है और सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने कारकुनों को इस तरह से फौरन बाज जो है ना करवाएं। सही। चलिए जी, मेरा एक सवाल है उसामा साहब से। उसामा साहब ये बताइए कि हम बहैसियत कौम जैसे हम दिखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम बकाया तकसीम हो गए हैं, दो हिस्सों में बिल्कुल बट के रह गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम वाकई अपनी अखलाकी कदरें इतनी खो चुके हैं कि ये जितने हम बटे हुए लगते हैं सोशल मीडिया पे, वाकई असल ज़िंदगी में भी, क्योंकि बाप बेटे से झगड़ा कर रहा है, एक घर के अंदर दो लोग रहने वाले आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, कत्लो गारत हो रही है सियासी अख्तलाफात के पीछे, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
ये बड़ा अफसोसनाक है। एक तो है सोसाइटी में, लेकिन घरों में भी, जहां पर तरबियत हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आपस का ताल्लुक, आपस का अदब, वालिदैन का, बहन भाई का आपस में प्यार, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है, आपका सियासी लीडर जो है वो आपको बड़ा अजीज हो, लेकिन माँ बाप से बढ़कर तो नहीं हो सकता। बहन भाई का अपना एक ताल्लुक है। तो ये तो हमारे घर में हमें तरबियत देनी चाहिए एक दूसरे के। कभी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, जितना भी ज्यादा इख्तलाफ हो, हमें बैठ कर, ये जितने सियासतदान है, क्या ये पार्लियामेंट में बैठे नहीं होते? क्या आप नहीं देखते कि उसके बाद बातचीत हो रही है? क्या ये दस्तो गिरबान होते हैं हर वक्त? इनकी आपस में रिश्तेदारियां नहीं है, आपस में कारोबार नहीं है, क्या नहीं है? तो इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन साथ ही लीडर्स पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फिर मजहबी कार्ड का इस तरह इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर, जिस तरह भी आपने मुफ्ती साहब को भी सुना, कह रहे हैं कि जी पहले जब हुआ था तो उस वक्त क्या किया गया, क्या मीडिया में उस वक्त इतना शोर उठा था? क्या आज जो लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, मैं नाम लेता हूँ, मरियम नवाज साहिबा मुसलसल ट्वीट्स कर रही हैं कि देखें बेइज्जती हो गई, तो पहले उनको खुद जो माजी में उन्होंने किया उस पर शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए कि मैंने इसका आगाज किया था, मैं इस पर माफी मांगती हूँ कि जब इमरान खान पर इस तरह से कोई नारा कसा गया, जुमला कसा गया हरम में ही, तो उस वक्त मैंने उस पर ट्वीट्स किए थे और उसको सताइश उसकी की थी कि देखो ये क्या हो रहा है, यहीं पर अजाब आ गया रिश्ता। तो फिर जब ये लोग देखते हैं तो फिर ये भी होता है कि हर लीडर जो है कुछ ना कुछ के फॉलोअर्स तो होंगे जो उससे बहुत ज्यादा अटैच होंगे, जज्बाती वाबस्तगी होगी। इसी तरह से जिस तरह मरियम नवाज साहिबा के साथ कुछ लोग वाबस्ता है, इमरान खान के साथ होंगे, बिलावल भुट्टो के साथ होंगे, मौलाना फजल रहमान के साथ होंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अपने इख्तिलाफ को इस हद तक ना लेकर जाए। और हमें पता है कि दूसरा आदमी इस तरह है, उसकी कोई उसके साथ एफिलिएशन है, वो कारकुन है, तो इश्तियाल भी ना दिलाएं, खुद भी इश्तियाल ना दिलाएं। और अगर दिलाया भी जाता है किसी की तरफ से तो ये तो मजाल मुबारक है, इसमें हमें वैसे ही सबक मिलता है। तो आप बहुत ज्यादा भी अगर आपको लगता है कि बहुत हो रहा है तो आप रास्ता बदल लें, दूसरी तरफ चले जाएं। तो चाहे जाए कि हम घरों में इन इख्तिलाफात को ले आए, तो हमें इस पर सोचना चाहिए। और मीडिया में भी मेरा ख्याल है कि सबको, तमाम लीडर्स जितने भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको इस बारे में आकर बात करनी चाहिए। देखिए हमारे इख्तिलाफात में, हम रोज टॉक शोज में बैठते हैं, रोज टॉक शोज में बैठ रहे होते हैं, रोज हमें पता है, हमने कई टॉक शोज किए हैं, उस वक्त ब्रेक्स में वो हंस खेल रहे होते हैं, उसके बाद हाथ मिलाकर, तो ये सिर्फ उस वक्त तक के लिए होता है, अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं। इस तरह तो आप बुकला को देख लें तो वो भी बड़ी बहस कर रहे होते हैं। तो बहस को सिर्फ उसी वक्त तक रखना चाहिए, ना कि अपने रिश्तों को हम उसमें इन्वॉल्व करके उनको खराब करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट उसामा गाजी और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन मसला यही है कि हम मिनहसल कौम कहाँ खड़े हैं। हम आज रोज़ टीवी पे देखते हैं, एक चैनल एक सियासी जमात के साथ है, दूसरा चैनल दूसरी सियासी जमात के साथ है, तीसरा चैनल तीसरी सियासी जमात के साथ है। लोग सड़कों पर लड़ने को तैयार हैं, कन्फ्रंटेशन की सियासत हो रही है, तसादुम की सियासत हो रही है। लड़ो लड़ो लड़ो, खुदा के वास्ते इस कौम को मजीद ना लड़ाएं, खुदा के वास्ते इस मुल्क को मजीद टुकड़ों में ना तोड़ें, इस कौम को एक कौम बनने दें, इस कौम को हुजूम ना बनाएं। क्योंकि इस वक्त जो सियासी सिलसिला चल रहा है इस मुल्क में, लग ही रहा है कि इस कौम को हुजूम बनाया जाएगा, वरना यकीनन इंतहाई अफसोस की बात है। हमारे प्रोड्यूसर साहब चाह रहे हैं कि मूड बड़ा सीरियस हो गया है, थोड़ा इसको लाइटर साइड पे लेके जाएं, तो उन्होंने बोल बस की वीडियो निकाली है। अच्छा, नहीं, बोल बस की वीडियो भी वही है जो अखलाक से ही जुड़ी हुई है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अखलाक की। तो हमने आपको बताया भी है हेडलाइंस में कि इखलाक जब आता है कि एक दूल्हा दुल्हन आपस में झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ भी आप देखिए कि इखलाक कहाँ पे है कि सिर्फ मिठाई ना खिलाने पे आप देखें झगड़ा शुरू हो गया तला। ये देखिए हाथापाई हो गई है लिटरली, ये देखें। ये भी इखलाक से गिरी हुई हरकत है ना तला। ये देखें यहाँ पे क्या कहेंगे? मैं शायद इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा वर्दा, क्योंकि हम बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। मेरी नज़र में शायद ये वीडियो यहाँ पर आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आ गई है। अब सैडली ये कौम हजरत इंसान तनज़्ज़ुली का शिकार है, तबाही का शिकार है, और दीन की कमी, अकीदे की कमी, इश्क की कमी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ना होने की वजह से हम शायद इस नतीजे पे आ गए हैं। जी, तो खैर ये सब चलता रहता है, हम बात भी करें। हमारी अपनी कोशिश होती है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं एटलीस्ट हम थोड़ी सी गाइडेंस पहुंचा सकें लोगों को, कुछ लोग समझ लें, बात कर लें। उसामा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं असम्बलीज़ में बैठ के, या लॉयर्स की उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी कि वो लोग लड़ रहे होते हैं, बाद में वो भी तो मिल के बैठते हैं आपस में, मारना पीटना तो शुरू नहीं कर देते, हाथापाई शुरू नहीं करते, एक दूसरे को देख के नारेबाजी तो शुरू नहीं करते। तो जो इख्तलाफ है वो उसी हद तक रखे बराए मेहरबानी,
उसको इस तरह से आप बिल्कुल अपने घरों में ना लेके आए, आपसी रिश्तों में ना लेके आए। तो अब हम आगे बात करेंगे और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ होते हैं, उनको भी ज्वाइन करवाते हैं अपने साथ। वही मौजूद है हमारे साथ, कनान चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, सवाल करते हैं कि इस बारे में तो हम पूछेंगे कि पहले उनकी क्या राय है, लेकिन थोड़ा सा मूड को लाइटर भी करते हैं और पूछते हैं कि जनाब ये बताएं कनान साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में जो कुछ भी हुआ है अभी कल। कनान आपको आवाज़ आ रही है? कनान चौधरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप तो सुन सकते हैं। प्लीज़ कनान बताइएगा कि कल जो कुछ भी हुआ अखलाक से गिरी हुई हरकत थी, लेकिन इस बारे में आप कोई एक मैसेज कुछ कहना चाहेंगे? राइट, टेक्निकल इश्यूज हैं, हम उनसे रब्ता करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। जी, और अब चलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी की जाने, क्योंकि जिस वक्त हम ब्रेक से पहले गए थे कनान साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी मुझे बताइए, सबसे पहला सवाल मैं थोड़ा चेंज करती हूँ कि ब्रेक के बाद हम वापस आएँ, थोड़ा सा मूड को भी चेंज करते हैं। कनान मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा और $1 मिलियन क्वेश्चन है आजकल का ये कि हमजा शहबाज हल्फ कब उठाएंगे, क्योंकि तारीख पे तारीख दी जा रही है, वो हल्फ नहीं उठा पा रहे। तो इसका बताओ, वो आखिर मुझे एक डेट बता दें, वो कब हल्फ उठाएंगे सितारों के हवाले से? देखिए, लास्ट डेज में भी आपने यही क्वेश्चन किया था और हमने डिस्कस किया था जो प्लानिटरी पोजीशन या न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक। तो मैंने आपको यही रिप्लाई किया था कि यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है, और अभी ये चीज़ें मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ख़ास क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही इस हवाले से। तो पॉलिटिकली जो है ये चीज़ें काफ़ी लिंगर ऑन होती मुझे नज़र आ रही हैं। अभी इतनी आसानी से ये चीज़ें जो है इसका सलूशन नहीं आएगा, बल्कि ये प्रॉब्लम्स दूसरे लेवल तक भी जाएंगी। यानी ये जो इत्तेहादी पार्टियां हैं इनके भी आपस में कुछ इख्तलाफात होंगे और तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ बड़े लेवल पे चेंजेस लेके आएगी पॉलिटिकली। अच्छा, यानी कि ईद के बाद आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली चेंजेस लेके आएगी कुछ बड़ी? वैसे बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि अभी 25 अप्रैल जो गुजरी है, 25 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का जो है बर्थडे गुजरी है, जिसे हम कहते थे पार्टी की बुनियाद रखी थी। 25 अप्रैल को बुनियाद रखी गई थी जी, 25 अप्रैल को रखी थी। तो जब बर्थडे गुजरी है तहरीक इंसाफ की, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है प्लानिटरी पोजीशन वाइज। तो ये जो टाइम पीरियड चेंज हुआ है, लकी टाइम स्टार्ट हुआ है तहरीक इंसाफ का, तो ये डेफिनेटली उनको कमबैक का मौका देगा। चलें, अच्छी बात है, लकी टाइम शुरू हो गया है। सही। अच्छा, मुझे कनान ये बताइए कि मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया है कि 3 महीने वो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाएंगे और कुछ शायद आवाम के लिए भी रिलीफ लेके आएंगे, महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि वाकई उनका दावा सितारों के हवाले से कुछ काम कर पाएगा या सब ये बातें धरी की धरी रह जाएंगी? देखिए, 2022 के आगाज में मुझसे ये सवाल जब किया गया था तो मैंने कहा था कि छोटा सा रिलीफ मार्च 2022 में नज़र आ रहा है, उसके बाद महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी। मार्च में छोटा सा एक रिलीफ था, पेट्रोल भी कम हुआ और दूसरी चीज़ों में भी थोड़ी सी कमी आई, तो वो तो चला गया। अभी से ऑनवर्ड अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि अगस्त 2022 तक तो महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बल्कि अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन की बात करूं और एक एक्लिप्स भी आ रहा है, उसको भी अगर मैं मद्देनजर रखूं तो महंगाई जो है वो बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्पेशली खाने पीने की चीजें बेसिक, जिसमें गंदम हो गई, दालें हो गई, इन चीजों को देख तो इस हवाले से महंगाई मुझे काफी। सही, आपने गंदम की बात की तो मैं गंदम से ही सवाल करूँगी। गंदम का बहरान भी दिखने में आ रहा है कि गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो गया, और सुनने में आ रहा है कि पिछली दफ़ा भी हमने देखा था पिछली हुकूमत में कि गंदम का बहरान सामने आया था। इस दफ़ा भी आपको कुछ लग रहा है इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं होते हुए? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो, लेकिन जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है क्लिप्स के बाद, वो बेसिक खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज की बन रही है, जिसमें सबसे पहली चीज़ गंदम होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्टेज होगी और प्रॉब्लम आएगी। सही, यानी कि आपको हालात काफ़ी टफ लग रहे हैं आगे अगस्त 2022 तक लेके, राइट? अच्छा जी, तो ये बताएंगे तो जी बोलिए। मैं इस पे ऐड करता चलूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। इस प्लानिटरी पोजीशन को देखता हूँ तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये वाला खित्ता जो है इफेक्ट होता नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर भी, उन कंट्रीज़ में भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
सही, मैं यही क्योंकि पूछना चाहती थी कि वर्ल्ड वाइड दिखने में आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कनान आपका, थैंक यू सो मच। और आप बताया सितारों के हवाले से जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, प्लानिटरी पोजीशंस जो बन रही हैं, उस हवाले से आपको गाइड कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आगे आने वाली चीज़ों से किस तरह से बचा जाए। गंदम के बहरान की उन्होंने बहुत बड़ी जिक्र किया, तलहा उन्होंने कहा कि शॉर्टेज हो सकती है। ऑफ कोर्स जो पिछले एक हफ्ते से खबरें अखबार में लग रही हैं, अगर कोई अखबार भी पढ़ता हो रोजाना तो वो भी ये बता सकता है कि गंदम की शॉर्टेज होने वाली है। इसकी बहुत बेसिक सी रीजन है, पंजाब में हम देख रहे हैं कि कटाई का सीजन है और थ्रेशर चलाने के लिए डीजल की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम बन रही है। साथ साथ सिंध की अगर बात करें तो सिंध में इस वक्त गंदम की आमद और रफ्त पे नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी है। सिचुएशन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शौकत अली साहब, आप सदर हैं किसान इत्तेहाद के। शौकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये सिचुएशन बड़ी सीरियस होती जा रही है। जब भी हम देखते हैं गंदम की कटाई का वक्त आता है, कोई ना कोई सिनारियो खड़ा हो जाता है गंदम की शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए, आटे के नर्ख बढ़ाने के लिए। आप इस वक्त सिचुएशन को शौकत साहब कैसे देखते हैं? जी, अगर मैं ये देखूं तो ये वाला साल 2022 और 2021 का एंड, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर ज़राअत के हवाले से बाद इंतज़ामी का ये सबसे बड़ा बुरा साल किसानों के हवाले से गुजरा है। जैसे ही इस साल का आगाज़ हुआ, ये सितंबर 2021 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त डीएपी की कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा होना शुरू हो गया और डीएपी की खाद की कीमत इस वक्त पाकिस्तान की जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पाकिस्तान में बिक रही है, जो काश्तकार की कैपेसिटी से बाहर है। जैसे ही सीजन का आगाज गंदम की सोइंग शुरू हुई तो उस वक्त यूरिया खाद का बहरान शुरू हो गया। अब यूरिया खाद भी किसानों को अवेलेबल ना हुई, लंबी लाइनों के अंदर किसानों को लगना पड़ा और किसानों के ऊपर डंडे बरसाए गए इस खाद के असूल के लिए। अब जैसे ही गंदम की कटाई का मौसम आया है तो यूरिया डीएपी का खाद अपनी जगह पे वो बहरान मौजूद है। इसके साथ साथ अब डीजल भी दस्तयाब नहीं है। जो हमारी हार्वेस्टिंग कास्ट 15 से 16 हज़ार रुपये थी, अब इस वक्त वो बढ़ के 20 से 25 हज़ार रुपये पहुँच चुकी है। इस वक्त मार्केट से बिल्कुल डीजल गायब हो चुका है, किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वक्त इसके डबल इफेक्ट जो हमारी काश्तकारी पे पड़ रहे हैं, एक तो यह है कि हमारी जो अगली फसल की सोइंग है वो इफेक्ट हो रही है और उसके साथ साथ हमारी जो है गंदम की कटाई है या गंदम की हार्वेस्टिंग है वो भी इफेक्ट हो रही है। ये सारे अवामल मिलके इसके पीछे अगर आप खाद के बहरान को ले लें, ये सारे के सारे अवामल हमारे मुल्क के अंदर ग़िज़ाई बहरान का बायस बनेंगे और मुल्क के अंदर ग़िज़ाई किल्लत का हमें सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं इस मौके पे आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाऊंगा कि इस वक्त जो है वो हमारी वीड प्रोक्योरमेंट का ये सीज़न होता है और ये पीक का सीज़न होता है। इन दोनों हुकूमतों का बड़ा अहम रोल होता है। पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है और ये गंदम पैदा करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा सूबा भी है, लेकिन इस वक्त हमारे तो इस बड़े सूबे के अंदर कोई हुकूमत नहीं है। वो जो वीट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। स्मगलिंग बहुत ज्यादा। शौकत साहब कता कलामी की माजरत सर, मेरा सवाल आपसे है, हुकूमत आई, डीएपी शॉर्ट हुआ, यूरिया शॉर्ट हुआ, खादों की कीमतें बढ़ी, पानी के मसले हैं, सिंध में जो गन्ने की कीमतें हैं वो शुगर मिल मालिकान ने अभी तक किसानों को नहीं की हैं। गंदम की सूरत हाल पे हम सब परेशान हैं, डीजल नहीं है, दूसरे मसाइल हैं। मैं हैरान हूं कि किसान इतने सारे हैं, आप लोग का इत्तेहाद इतना बड़ा है, इतनी सारी तंजीमें हैं, चुप करके आप बैठे हुए हैं। सर आप सड़कों पे क्यों नहीं निकलते हैं? इंडिया में उनके हक तलफी हुई तो फौरन से वो सड़कों पर आए किसान और अपने मुतालबात बनवाए, चाहे पूरा साल रोड पे क्यों ना बैठना पड़ा। हमारे किसान इतने मजबूर और मफलूस इतने मजबूर क्यों हैं कि वो अपने हक के लिए निकल के आवाज नहीं उठा सकते हैं? क्या वजह है इसकी? जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस वक्त मुल्क की जो सबसे बड़ी आबादी है तकरीबन 14। जी आ रही आपको आवाज आ रही मेरी? राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। कंप्लीट कर लें शौकत साहब, बात अपनी कंप्लीट कर लें, आपकी बात अटक रही थी, प्लीज कंप्लीट कर लें अपनी बात। मुल्क की जो 14 करोड़ आबादी है वो काश्तकारों पे मुश्तमिल है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि काश्तकार जो है वो अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन ये नहीं है कि काश्तकार इस वक्त भी सड़कों पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन आप ये इसके साथ साथ ये भी देखिए कि एक तरफ हमारी फसल पक के तैयार खड़ी हुई है, अब हम अपनी फसल को संभालें या सड़कों पे आके एहतजाज करें, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। ये मुल्क का बहुत बड़ा तबका है, ये फूड सिक्योरिटी के जामन लोग हैं जिनकी साल भर की कमाई जो है इस वक्त खेतों में पड़ी हुई है। ऊपर से मौसमी हालात का भी कोई पता नहीं चलता, गर्मी की शिद्दत भी इंतहा की है।
तो इन हालात में ये हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती थी वो किसानों को सहूलतें फराहम करें, लेकिन मजबूर किया जा रहा है कि शायद किसान अपनी फसलों को खेतों के अंदर छोड़ के सड़कों पे आए। किसान इस वक्त जो किसान डबल क्राइसिस के अंदर फंसा हुआ है, तो अब एक तरफ उसकी फसल है, उसको वो नजर आ रही है, उसने उसको संभालना है, और दूसरी तरफ उसको डीजल नहीं मिल रहा, उसको मार्केट के अंदर खाद महंगी मिल रही है। तो इंशाल्लाह ये किसान सारे इकट्ठे हैं, ये किसान सारे मुतहद हैं। अगर हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी तो ईद के बाद किसान भी सड़कों पे होंगे। और ये साबका हुकूमत का भी कोई इस वाले से कोई अच्छा रोल नहीं रहा, उसने भी किसानों के हवाले से बड़े बुरे हालात पैदा किए रखे, लेकिन जब से ये नई हुकूमत आई है तो इसने भी किसानों के लिए ये इसकी कोई तवज्जो नहीं है, मैं समझता हूँ ज़राअत की तरफ। तो इसको हम ये फिर आपके तौर से ये तवज्जो दिला रहे हैं कि फौरी तौर पर हमारी ज़राअत की तरफ तवज्जो दें, ताकि इस मुल्क का किसान जो है उसके लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, वरना जब ये मुल्क का किसान सड़कों पर आएगा तो फिर आपको पीटीआई। बहुत बहुत शुक्रिया ताज किसान इत्तेहाद के सदर, हमारे साथ किसान इत्तेहाद आबादगार बोर्ड के सदर शौकत अली साहब मौजूद थे और बड़ा उन्होंने वैलिड पॉइंट रेज किया। 14 करोड़ से ऊपर किसान हैं और किसान इस वक्त अपनी गंदम की फसल को भी देख रहे हैं, डीजल उनको मिल नहीं रहा, सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं कि ईद के बाद सड़कों पर आएंगे। क्योंकि जब भी इनपुट्स की बात की जाए, कोविड के बाद, कोरोना वायरस के बाद एक बात वाजे हो गई कि फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसके अलावा सर्वाइवल नहीं है। क्योंकि दुनिया बंद हुई तो हर कोई खाने के पीछे भागा और दुकानों में शेल्फें खाली पड़ गई। तो अब किसानों का अगर मसला हल नहीं किया तो पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा, मईशत का मसला हल नहीं होगा। तेल के बाद सबसे ज्यादा हम दालें इंपोर्ट करते हैं, दालें हम उगा नहीं सकते क्योंकि किसान का हाल ऐसा है, पानी तो छोड़ दीजिए, पेट्रोल के लिए रो रहा है, कभी बीज के लिए रो रहा है, कभी खाद के लिए रो रहा है, कभी फर्टिलाइजर, कभी हर्बिसाइड, कभी पेस्टिसाइड। और हद तो यह है कि ये जाली हर्बिसाइड पेस्टिसाइड खादें मार्केट में आम मिल रही हैं। हुक्मरान खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, ठंडे त्योहारों में मसरूफ हैं और कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कुर्सी पर झगड़ा चल रहा है, मुल्क बचाने के लिए कोई राजी नहीं। बड़े मसाइल का सामना है तलहा, हमारे किसानों को ये बात हम जानते हैं, लेकिन ठीक है हम कोशिश कर सकते हैं, हम कह ही सकते हैं कि अपील की उन्होंने कि हुकूमत, उनकी ख्वाहिश है कि हो सकता है ये हुकूमत उनको कुछ नजरसानी करे इस दफ़ा। लेकिन अब कुछ उतार चढ़ाव की बात कर लेते हैं। अब हमने इतनी बात तो कर ली, हम थोड़ा सा कुछ अब एक मोटरसाइकिल वालों की रिलीफ की बात कर लेते हैं। एक खबर चलाई थी हमने हेडलाइंस में। जी वर्दा बिल्कुल करते हैं। और इस वक्त जो है मुल्क में एक और तारीख साज काम हो रहा है। वो तारीख साज काम ये है कि हम हमेशा से देखते थे कि पेट्रोल पर एक सब्सिडी दी जाती थी और सबको वो इक्वल सब्सिडी मिलती थी। लेकिन अब मुल्क के हुक्मरानों को, शायद इकोनॉमिक टीम को और फाइनेंशियल मैनेजर्स को ये ख्याल आ गया है कि कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा कर लें, कुछ होशियारी का मुजाहरा कर लें, कुछ दिमाग को इस्तेमाल कर लें। और उसी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अब नया प्लान सामने आ रहा है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में से रूमर्स सारी ये गर्दिश कर रही हैं और तमाम तर जो चीफ एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये तजावीज़ पेश कर रहे हैं। इस वक्त जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, खुर्रम शहजाद बड़े मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये पूरा तजवीज़ तैयार की थी और उसमें वाज़ेह समझाया गया है कि अगर हम चाहें तो जो छोटे यूजर्स हैं, जो छोटे कंज्यूमर्स हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, रक्शे वाले हैं, उनको आप ज़्यादा सब्सिडी दें। और जो मर्सिडीज वाले हैं, BMW वाले हैं, जो 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं और कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है और FBR में अपने असासे बहुत कम लिखवाते हैं, उनको आप जीरो सब्सिडी दें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, देखते हैं पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, हाई ऑक्टेन का रेट। अब ऐसे नहीं होगा। शायद आने वाले वक्त में तवक्को की जा रही है वो ये है कि मोटरसाइकिल का रेट, गाड़ी का रेट, बड़ी गाड़ी का रेट और जीप का रेट आपको नजर आएगा। क्योंकि यही शायद एक तरीका है कि हम अपनी सब्सिडी को ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करके आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देंगे। क्योंकि अगर आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ नहीं मिला, मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। नोमान अब्दुल मजीद माहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नोमान, कैसे देखते हैं आप इस वक्त सिचुएशन को? अगर सब्सिडी को इस तरह डिवाइड कर दिया गया कि लो लेवल, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है और जो अपर क्लास है, उन तीनों को अलग अलग सब्सिडी दी जाए, मेरी नजर में तो ये अच्छा ऑप्शन है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप कुछ देर पहले एग्री पे भी बात कर रहे थे। जी जी। तो अगर आप एग्री का भी दुनिया का सब्सिडी मैकेनिज्म देखें, पाकिस्तान में एग्री की सब्सिडी कैसे होती है कि आप फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी दे देते हैं और बाद में वो खाद बड़ा फार्मर इस्तेमाल करता है, छोटा फार्मर इस्तेमाल करता है, उससे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। तो होता ये कि हमारा जो ओवरऑल मुल्क का सब्सिडी का निज़ाम, जैसे अभी आपने बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी की बात कही, बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ 50% जो ज़मीन है हमारी, जो एग्री लैंड है, वो जो बड़े लैंड ओनर्स के पास है, और इसके अलावा जो छोटा लैंड ओनर है उसको छोटी छोटी जो है ज़मीन के कतात मौजूद हैं। लेकिन जब एग्री की सब्सिडी मैकेनिज्म आता है तो उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है कि भाई उसमें बड़े और छोटे फार्मर में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। बिल्कुल यही फ़िलॉसफी हमारी गाड़ियों के हवाले से भी है कि हमारे यहाँ पेट्रोल पर अगर कोई सब्सिडी है तो बड़ी गाड़ियों पर है और छोटी गाड़ियों पर सब पे बराबर है। तो देखिए, इन प्रिंसिपल तो
यूनाइटेड नेशंस ने, वर्ल्ड बैंक ने इस पर काफ़ी रिसर्च की है और उन्होंने ये बताया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि चूँकि दुनिया की हर गवर्नमेंट की जो फिस्कल स्पेस होती है, सब्सिडी की गुंजाइश होती है, बहुत ही कम होती है। अनलिमिटेड पैसा किसी गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तो चुनांचे ज़रूरी होता है कि आप जो है इसमें भी डिफ्रेंसिएशन करें कि आप किस सेगमेंट को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। यानी आप छोटी गाड़ी देने वाले को, आप मोटरसाइकिल वाले को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखें, मैं थोड़ा सा एग्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा क्योंकि बात सब्सिडीज़ की हो रही है कि आप किस मकसद के लिए सब्सिडीज़ दे रहे हैं। सब्सिडीज से क्या ये हो रहा है कि आपकी फूड सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या आपकी फूड की इन्वेस्टमेंट बेहतर हो रही है, क्या आपकी सॉइल की मैनेजमेंट बेहतर हो रही है, लैंड मैनेजमेंट बेहतर हो रही है। इसका नाम कहा गया है रीपर्पजिंग। यानी देखा यह जाए कि जो सब्सिडी का निज़ाम है वो अपने मकासद को अचीव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मिसाल हम ये पेट्रोल के हवाले से ही बात करें, अगर सब्सिडी देने का मकसद ये है कि आवाम को फ़ायदा हो, तो ज़ाहिर है कि लैंड क्रूजर चलाने वाला तो आवाम में शामिल ही नहीं है। तो भाई उसका मतलब ये है कि सब्सिडी का मकसद ही अचीव नहीं हो रहा। तो आपने जो भी सब्सिडी देनी है ये देखना है कि उसका मकसद अचीव हो, और उसका तरीक़ेकार यही है कि आप आइडेंटिफाई करें कि जिस सेगमेंट को आप सब्सिडी देना चाह रहे हैं उस तक पहुँचे। लेकिन की क्वेश्चन ये है कि ये आप इंश्योर कैसे करेंगे। अभी आपने खुद बात कही कि भाई गवर्नमेंट ख्वाब खरगोश में सो रही है और क्या नाम है वो जाली अद्वियात भी बिक रही हैं और किसानों को पैसे भी नहीं मिल रहे, और एक तरफ किसान ये कह रहे हैं हमारी गंदम की फसल का। तो इसके लिए तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेटिकुलस डिटेल मैकेनिज्म की जरूरत है कि भाई आप जो है पेट्रोल पे, और कि भाई ये जो पेट्रोल बिक रहा है ये वाकई उस बंदे के पास जाए जो स्कूटर वाला है, वरना तो ये होगा गाड़ी वाला 5 पर्चियां बनवा लेगा। आपको तो पता है हमारे सिस्टम कैसे चलता है। अगर आप कह देंगे भाई 15-50 लीटर से ऊपर आप दे नहीं सकते, 25 लीटर से ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि जो प्रपोजल आया है वो ये है कि आप गाड़ी उसको भी दें, क्या नाम है आपकी स्कूटर वाले को भी दें, और आप जो है वो गाड़ी वाले को भी दें। तो आप ऐसे ही कुछ सिस्टम बनाएंगे कि भाई जो है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका सेंसर्स तो लगे भी नहीं है कि भाई आपका वो टंकी में जा रहा है। तो देखिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, हमें इधर रियलिस्टिकली देखना होगा। मैं समझता हूँ ये थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन में मुझे खदशा ये है कि बाद में बेतहाशा करप्शन भी होगी, मिसमैनेजमेंट भी होगी, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। वेरी वेल सेड नुमान, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। नुमान, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, उस पर हम देख रहे हैं 70 की दिहाई से अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, हर किस्म की पाबंदी लगाई हुई है। ईरान IMF के सामने जाके हाथ भी नहीं फैला रहा है पाबंदियों के बावजूद। वहाँ पे नुमान भीख मांगने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई भिखारी हो तो उसको पुलिस पकड़ लेती है कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं, कि कोई भीख देने की इजाज़त भी नहीं थी। वजह यह है कि हुकूमत ने सबका एक वजीफ़ा बांधा हुआ है, राशन बांधा हुआ है, हुकूमत उनको वो एक सर्टेन एक्सपेंस दे देती है उनका वक्त गुजारने के लिए। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हम कोई पाबंदियों का इतना शिकार नहीं जितना ईरान था, लेकिन फिर भी ईरान आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उनकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है इतनी पाबंदियों के बावजूद, और हम जहाँ कोई पाबंदियाँ नहीं है। हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, क्या वजह है कि हमारी फिस्कल स्पेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि उनकी नीयत का फुकदान है? नीयत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, मुआशी मसाइल ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर कोई और रीज़न है? नुमान, वो इसमें हमारे यहाँ आप तो कराची से हैं, तो आपको पता है कराची में एक मुहावरा चलता है कि यहाँ सब कुछ चलता है। वो फिर कहते हैं जहाँ सब कुछ चलता है वो मुल्क ऐसा ही चलता है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ वही वाला मामला है कि जो मुल्क में सब कुछ चलता है ना, यहाँ पे किसी किस्म की जो कि पाबंदी नहीं है। और पाबंदी एक वो होती है जो बैरूनी ताकतें लगाती हैं, कुछ पाबंदियाँ इंसान ने खुद अपने ऊपर भी लगानी होती हैं कि हमने अपने मुल्क को, अपने कौम को कैसे चलाना है। तो हमारे यहाँ तो ये एलीट इकॉनमी है, अशराफिया की इकॉनमी है कि आपका जो है जो गरीब आदमी है, वो जो आपका जो मजदूर है वो $50 $25 जो है ना अपने घर वालों के राशन के लिए खर्चा पानी भेजता है, और यहाँ पे हज़ारों लाखों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग से, हुंडी से, हवाले से बाहर निकल जाते हो जाती है, बेतहाशा इंपोर्ट भी हो जाती है। बात यह है कि देखें इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है ना, अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग में कभी भी कोई ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं होता। आप अगर आज एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्लान बनाए, बेहतरीन इकोनॉमिक प्लान की बात कर रहा हूँ, और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, तो उसके रिजल्ट आने में कम से कम 6 महीने से साल लग में आपको जो उसके असरात होंगे वो नजर आना शुरू होंगे। राइट नुमान, आई एम रियली सॉरी, टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है कितना कलामी की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अब्दुल मजीद माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद है, और वाज़ेह कर दिया उन्होंने कि प्लान बनने के बाद साल कम से कम लगेगा इंप्लीमेंटेशन में, और पेट्रोल के ऊपर भी इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी नहीं मालूम है, किसानों के मसाइल कब हल होंगे नहीं मालूम है। खुदारा हुक्मरानों के सामने हाथ जोड़ते हैं, इस मुल्क के मसाइल हल करें, मईशत के मसाइल हल करें, किसानों के मसाइल हल करें, नहीं तो वही होगा मदीना मुनव्वरा पर भी जाकर हमें अदब आदाब भूल जाएंगे और हम कौम नहीं रहेंगे, हुजूम बन जाएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देखेंगे डालडा का दस्तरखान। हमारे साथ रहिए।
segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। डालडा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और हमारा सेगमेंट चल रहा है जो आपका भी बहुत फेवरेट सेगमेंट है, डालडा का दस्तरखान। लेकिन आज मैं यहाँ पे अकेली हूँ क्योंकि सुमैया ने शायद मुझे धोखा दे दिया है। सुमैया आज नहीं है, सुमैया कहीं और मसरूफ़ है, वो हमें बाद में ज्वाइन करेंगी, कल ज्वाइन करेंगी। लेकिन सुमैया मैं आपको बहुत मिस करूँगी क्योंकि आप मेरा बहुत ज़्यादा हाथ बटा देती हैं और आपके साथ पता ही नहीं चलता शो का टाइम कब गुजर जाता है सेगमेंट का। लेकिन आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रुबीना ताहिर, IVN इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं। उनको वेलकम कहते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आई नो आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और ख़ासतौर पर रमज़ानों में डॉक्टर्स बड़े मसरूफ़ होते हैं, उनकी टाइमिंग्स ही नहीं मिलती हैं, तो आपने वक्त निकाला अपना कीमती और हमारे पास आई, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। जनाब हम लाइव कॉलर्स भी लेंगे, अगर आपको कोई सवाल करना हो डॉक्टर साहिबा से तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं थोड़ी सी रेसिपी की तरफ, ताकि मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करूँगी और साथ साथ डॉक्टर साहिबा से हम बात भी करते रहेंगे क्योंकि इनफर्टिलिटी के ऊपर बात होगी आज, जो कि एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट मसला है। तो आज हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के कबाब ये होते हैं यानी कि अंदर से नहीं, बिल्कुल आपको कीमे का एक्चुअल टेस्ट आता है। बहुत तेज़ ज़्यादा मसाले नहीं होते इसमें, लेकिन ये बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत आसानी से, बहुत क्विक बनते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं ईद करीब है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं जो आप ईद पे बना लें, अपनी डाइनिंग टेबल पे रख लें, ट्रॉली सजा लें। या फिर अगर ईद पे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते कि बिरयानी हो, ईद पे कहते हैं हल्के मसाले का आप पुलाव बना लें, तो पुलाव के साथ आप ये कबाब सर्व कर सकते हैं या वैसे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। क्विकली या मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं इसमें, फिर डॉक्टर साहिबा से बात भी करते रहेंगे, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पे है आधा किलो कीमा। बीफ का कीमा मुझे मिला नहीं था मॉर्निंग में तो मैंने चिकन का ही ले लिया, लेकिन ये कबाब आप बीफ के कीमे में बनाएंगे, बारीक कीमा मशीन का निकला हुआ, तो बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे उससे, ठीक है जी। साथ साथ इसमें इंग्रेडिएंट्स भी हम ऐड ऑन करते रहते हैं, डॉक्टर साहिबा से बात भी करते हैं। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और बहुत बढ़ रहा है, और अफसोस की बात ये लोग 12-13 साल इलाज भी करवाते हैं लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आते, तो इसकी वजह क्या है? देखो, जो 12-13 साल वाला आप बात कह रहे हो ना, वो तो मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं जी हमने तो सारा इलाज करा लिया, और जाहिर है कि उनकी शादी को 12-13 साल गुजर गए, तो दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अब होता क्या है कि वो अपने ख्याल में डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराई। जब मैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशंस लेके देखती हूँ तो उनको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं होता। उन्होंने नज़ला, बुखार, खांसी वाले जो रूटीन वाले टेस्ट हैं वो कराए हुए होते हैं, तो वो टेस्ट इतने बड़े बड़े पुलंदे हमारे पास लेके आ रहे होते हैं, बट वो प्रैक्टिकली ज़ीरो होते हैं। तो इसलिए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली हर डॉक्टर उसको सही मैनेज नहीं कर सकता। उनको प्रॉपर उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहा हो, ठीक है। और फिर हमेशा सिर्फ दवाएं नहीं होती, बहुत दफ़ा लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। एक पेशेंट मेरे पास था, उसने कहा कि जी वो 6 साल हो गए शादी को और बच्चा नहीं हुआ। एकदम मैं अलार्म हो गई ना, 6 साल इतना दिन गुजर गए। लेकिन जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता लगा कि जी उसका शौहर तो 4 साल बाहर रह रहा था और अभी भी वापस आया, तो वो 15 दिन वो कहीं, वो अलग शहर में, ये अलग शहर में, तो 15 दिन में विज़िट करता है 2-3 दिन के लिए। तो आई मीन ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब हम इलाज कर रहे होते हैं ना, तो इट्स नॉट ओनली मेडिसिन, सिर्फ दवाइयाँ नहीं देनी होती हैं। सही है। PCOS का एक बहुत ही एक बड़ा मसला है आजकल, बहुत यंग लड़कियों में भी हो रहा है और हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, हमें पता भी नहीं चल रहा कि PCOS का इशू हो गया। लेकिन जब आप चेकअप करवाने जाते हैं तो आपके रिजल्ट में आता है कि जी आपको भी PCO है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ कंसीव नहीं कर पाती। तो इसका क्या प्रॉपर एक ट्रीटमेंट अलग से है या फिर ये भी इनफर्टिलिटी के ही उसमें आता है? डेफिनेटली देखो, PCO जो है ना, PCO लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइक जेनेटिक भी होती है कि आपकी फैमिली में पीछे से कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ जीन्स आपके पास आए होते हैं, लेकिन मेनली PCO में क्या होता है कि उसके बाद में लाइफस्टाइल, आपका वज़न बढ़ गया, आपकी डाइट सही नहीं है, तो ये वाले सारे फैक्टर बहुत काउंट करते हैं। और PCO में ना मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा, वो कहते हैं जी हमने 3 महीने के लिए PCO का इलाज कराया लेकिन हम अभी भी ठीक नहीं हुए। तो PCO के 7 पैदा होते हैं, 7 मरते हैं, वो ख़त्म नहीं होता। उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। बच्चा पैदा करने में भी, प्रेगनेंसी होने में PCO रुकावट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अच्छा, बहुत सारे केसेस में PCO होता है, लोगों को पता भी नहीं होता, प्रेगनेंसीज भी हो जाती हैं, सब सही रहता है। तो फिर ये वजह क्योंकि PCO में तो आप कहते हैं ना आपका इतना ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। सारों में नहीं बढ़ता,
सब में नहीं होता। अच्छा, ये भी बहुत सारी वैरायटीज हैं उसकी। अच्छा, बहुत सारी वैरायटीज हैं। सही। डॉक्टर साहब 2 मिनट लूंगी आपसे ताकि मैं व्यूअर्स को बता दूं कि रेसिपी में मैंने क्या क्या ऐड ऑन किया है। अच्छा जी, मैंने आधा किलो कीमा लिया था यहाँ पे चिकन का, क्योंकि बीफ का कीमा मुझे नहीं मिला था। आप लेकिन बीफ के कीमे में ही बनाइए, क्योंकि ये कबाब का जो एक्चुअल फ्लेवर आता है वो बीफ के कबाब में ही आता है, मटन के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या किया, आधा किलो कीमे में मैंने नमक लिया हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर डाली मैंने इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये बहुत चटपटे से बनेंगे कबाब। अगर आपको चटपटा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ चॉप, तो आप मिर्चों का रेशो कम कर सकते हैं हस्बे जायका, ठीक है। साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया को भुना हुआ नहीं है, सिर्फ कूट लिए ताकि अच्छी सी खुशबू आएगी उसकी। ज़ीरा पाउडर डाला इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड की हैं। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप लोगों को नहीं पसंद है, बच्चों को खाना है या घर में पसंद नहीं की जाती, बहुत तीखा लगता है, तो हरी मिर्चें आप स्किप कर सकते हैं, वरना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है हरी मिर्चों का, चटपटा सा। अच्छा, और इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज, बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज है मेरे पास, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक छोटी मीडियम साइज़ की आप प्याज ले लीजिए आधा किलो कीमे में। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे है टमाटर। टमाटर को देखें आप, ये भी मैंने क्यूब्स में कट किए हुए, लेकिन इसका बीज निकाल दिया है, ठीक है। बीज निकालने के बाद मैंने ये टमाटर क्यूब्स में कट कर लिए हैं। फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है, और उसके बाद से मैंने ऐड किया आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। एक हल्की सी खटास आ जाएगी आमचूर पाउडर से, और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आएगी। इसको अब हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, मैरिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, सही है जी। डॉक्टर साहिबा आप बताइए, आप बता रही थी इनफर्टिलिटी के बारे में कि बेसिकली रीजंस क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के, और अगर आपको इससे क्योर करना हो, और मेडिसिन के अलावा क्या हमारा नॉर्मल रूटीन भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल रूटीन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि देखो ना, एक तो ये है कि हस्बैंड और वाइफ का साथ रहना ज़रूरी है, फर्स्ट 1 थिंग। उसके बाद में ये कि बहुत सारे लोगों ने ना स्ट्रेस, शादी हुई नहीं 2-3 महीने के बाद से एक स्ट्रेस शुरू हो गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग। तो स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, अल्लाह के काम है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर है। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ना टेंशन, स्ट्रेस, फिर लाइफस्टाइल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम इतना थक के आते हैं, मेरे पास जैसे डॉक्टर्स आते हैं पेशेंट, वो कहते हैं जी हमारी तो नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, हम इतने लंबे लंबे आवर्स काम कर रहे होते हैं, घर आके हम तो पढ़ के सो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब लाइफस्टाइल इतना टफ है कि लोग इस वक्त जो है ना, लाइफ जो है वो एक रेस बन गई, लोग दौड़े जा रहे हैं। तो आपके पास लाइफ में जो चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, आपके पास उसका टाइम ही नहीं बचा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो लाइफस्टाइल में काउंट करती हैं, जो आपको अपनी आप इम्प्रूव कर सकते हो। डॉक्टर क्या इसमें हमारी नींद भी काउंट करती है, हमारे खाने पीने का रूटीन, हमारे सोने बैठने का, उठने का रूटीन, कि हम रात रात भर जाग रहे होते हैं, दिन भर सो रहे होते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे डाइट नहीं सही लेते, अपनी मेडिसिन नहीं लेते, तो इसका भी बहुत बड़ा एक असर है, फर्क पड़ता है। देखो, अगर आप रात और दिन का जो है ना, बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं। नाइट टाइम में कुछ और रिलीज़ हो रहा होता है, डे टाइम में कुछ और रिलीज़ हो रहा होता है, और उसका ताल्लुक होता है आपका जो डाययूरेनल रिदम है, लाइक आप कब उठते हो, कब सोते हो। जिन लोगों की नाइट ड्यूटीज़ होती है ना, उनके वो उलट जाते हैं डाययूरेनल रिदम, उनकी बॉडी में वो सारे जो फंक्शंस चल रहे होते हैं वो दूसरी तरतीब में चलने लगते हैं। तो मेरा यही सवाल था कि जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं वो बेचारे क्या करें, उनकी तो मजबूरी है, तो उसी हिसाब से अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को एडजस्ट कर लें, आप उनके लिए क्लॉक रिवर्स कर दीजिए। सही, तो उससे भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपने रूटीन को। बहुत कुछ किया जा सकता है, सोल्यूशन सारी चीज़ों का है, अगर सही तरह से समझ के करें तो। सही। अच्छा डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट अगर हम करवाना चाहें, कोई भी आपके पास कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है इनफर्टिलिटी की, तो कितना टाइम लगता है? उसके हर केस पे वेरी करता है, या फिर आप कह सकती हैं कि नहीं 2 से 3 साल आपको एक लाख की ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करवाया फिर छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यही होता है कि जो आ रहे होते हैं ना, कहते हैं जी 2 महीने एक जगह ट्रीटमेंट कराया, 2 महीने एक जगह ट्रीटमेंट कराया, और ऐसे उन्होंने सालों गुजार दिए। डॉक्टर एक डॉक्टर पे नहीं रहते, वो 4 महीने 3 महीने फिर एक गैप दे दिया आपने, फिर किसी और को पास गए, तो इसकी क्या आप कहेंगे, क्या कहेंगी इस बारे में? एक ही डॉक्टर को पहले से आप अपना होमवर्क करो, एक डॉक्टर को चूज़ करो और फिर उसको ट्रस्ट करो, और फिर उस जो कह रहा है उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो करो। बहुत सारे हमारे पता बड़े मसले हैं, ये दवा बहुत तेज़ थी, आपने 2 मुझे दे दी थी, मैंने नहीं खाई, मैंने तो 1 खाई। क्यों 1 खाई? आपको किसी वजह से 2 दी थी ना, तो आपको जो डोज दी है आप वही इस्तेमाल करो। फिर यूजुअली ये होता है कि हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मैनी अ टाइम बहुत सारी चीज़ें हम एडजस्ट करते हैं, पहले तो हम ढूंढते हैं कि जी प्रॉब्लम है क्या। हमारे यहाँ एक रिवाज क्या है जी, शादी को 5 महीने हो गए, बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फ़ौरन अंडा बड़ा करने
वाली गोलियां देनी शुरू कर दी, वो आपने खटाखट बिल्कुल पीनट्स की तरह खानी शुरू कर दी। दैट्स नॉट राइट। वो गोलियां जो हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी अपनी एक लिमिट है। कहते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा आपको वो नहीं खानी चाहिए। हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं 12-12, 14-14 महीने वो दवाएँ खा के आ रही होती है ना। और होता क्या है कि वो दवा की हर बंदे के लिए डोज मुख्तलिफ है, मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो एक ही डोज सब खा रहे होते हैं, कहते हैं जी मुझे तो इतनी दवाई दी, मेरा अंडा नहीं बना, तो बस फिर मैंने इलाज छोड़ दिया, घर बैठ गए। तो हर एक की एक डोज में नहीं बनेगा, ज़्यादा डोज भी देनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरी दवाएं ऐड भी करनी पड़ेंगी। सही, यानी कि हर किसी का अपना ट्रीटमेंट आप खुद से घर में नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। और इस यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक मैसेज ही बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहिबा के जिनकी नई नई शादी होती है उनकी फैमिली के लिए स्पेशली, कि फ़ौरन प्रेशराइज करना शुरू ना करें, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब रहने से उससे भी प्रेगनेंसी में फर्क आता है ना। और 1 साल वेट करें, हम 1 साल से पहले हम सजेस्ट ही नहीं करते कि ट्रीटमेंट करें। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 3 से 4 साल या 5 साल बाद भी कंसीव करते हैं, वो नेचुरली होता है। हाँ, उसमें तो लोग टेंशन में आते ही है ना, ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। 1 साल गुजर जाए, 1 साल में 80% लोग कंसीव कर लेते हैं, 2 साल में 90% कंसीव कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर उसके बाद भी साल भर के बाद नहीं हो रहा, देन इट्स ओके, देन यू शुड कम और अपनी आप इन्वेस्टिगेशंस करा लें, टेस्ट पहले करें ना, देखें प्रॉब्लम है कहाँ। हमारे हस्बैंड में भी अगर प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट हम वाइफ को ही दे रहे होते हैं। हाँ, बल्कि बहुत सारी वाइफ तो ना इस तरह आती है कि नहीं वो तो हस्बैंड तो अपना टेस्ट कराने को ही नहीं तैयार है, आप बस मेरा इलाज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा एक मसला है, क्योंकि पहले कोई बिल्कुल सही बात की डॉक्टर साहिबा ने कि हस्बैंड से कोई नहीं पूछता, ना उनसे कहीं से पूछा भी जाता है कि टेस्ट करवा लें, वाइफ के पास फौरन जाया जाता है, उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है ये कि आप क्यों किसी एक के साथ क्यों करवाते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कंसीव नहीं कर पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहिबा के रमज़ानों में जो लड़की ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनसे कहा जाता है कि रोज़े नहीं रख सकती या नहीं रखने चाहिए, या रखें तो काफ़ी उनको कमज़ोरी का, वीकनेस का सामना करना पड़ता है, बच्चे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगी प्लीज़? देखो रमज़ान में जो रोज़ा है ना, लाइक आजकल तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का अदरवाइज भी फैशन है ना, आप अदरवाइज भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे होते हो कि जी इतने घंटे आपने कुछ नहीं खाना है। तो आप बेसिकली हमसे जब भी हमारे पेशेंट भी पूछते हैं ना, हम ये कहते हैं कि भाई आप अपनी हिम्मत देखो, अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, रख सकते हो, गो अहेड डू इट। लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने आपको एक ये फैसिलिटी दी है कि अगर आप नहीं रख पा रहे तो नहीं रखें, बाद में रख लें। तो अगर आपको जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वैसी प्रेगनेंसी में आपको उल्टी मतली चल रही है, बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी बहुत लगती है ना, और उसके साथ में फिर आप डिहाइड्रेट भी हो जाए, पानी भी नहीं पाए, वो फिर ख़तरनाक हो जाता है। तो उसमें बेहतर ये है कि ऐसी सिचुएशन है तो ना रखें, डायरिया वॉमिटिंग चल रही है ना रखें, है ना। तो वो आपके अपने ऊपर है, अगर आपको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, नहीं रखे, अल्लाह ने तो आपको इजाज़त दी हुई है। लेकिन इससे कोई वीकनेस का ताल्लुक नहीं है कि अगर आप रखेंगे तो बेबी पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर आप पे कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी फ्यूचर में। अगर ये जैसे 12-13 घंटे वाला रोज़ा है उसमें इतना नहीं होता, जब बहुत जहाँ 18-18 घंटे के रोज़े होते हैं, 20-20 घंटे के रोज़े होते हैं, वहाँ पे रोज़ा आता है, वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। सही है जी, थोड़ा सा रेसिपी की जाने बढ़ेंगे आप। ये देखिए मैंने अच्छे से, अच्छा जी एक कॉलर भी मौजूद है हमारे पास, लोधरा से कॉलर हैं हमारे पास, उनसे बात कर लेते हैं और फिर हम आगे रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी जी, कोई सवाल है आपका? जी आवाज तो आ रही है जी। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए मेरे भाई। अच्छा जी, अच्छा जी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप कम कर दीजिए ताकि हम आपको सही से सुन सके मेरे भाई, और आप सवाल कीजिए यहाँ पे। चलें जी, आवाज़ शायद इनकी नहीं आ रही है, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे ये देखिए कीमे को मैंने अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से हमने गूंद लिया है, ठीक है, हाथ की मदद से ही। आप देखें बिल्कुल इस तरह से ये हो गया है। ऐसे ही ये बीफ का कीमा भी हो जाएगा सेम। इसमें मैंने आमचूर पाउडर भी ऐड किया और आखिर में इसमें मैंने ऐड किया 1 अदद अंडा। और अंडा ऐड करने के बाद मेरे पास है नॉर्मल जो हम घर में चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं वो आटा। आधा किलो में आप 1 मुट्ठी आटा यानी कि आधा कप आटा आप लेके इसमें डाल दीजिए, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने क्या करना है, डालडा कुकिंग ऑयल लिया मैंने, यहाँ पे से हाथों को मैंने ग्रीस किया है ऐसे, और आप इस तरह कबाब बना लीजिए इससे। नमक मिर्चें अपने हिसाब से आप इसमें कम बढ़ती कर सकते हैं, नमक तो हस्बे जायका ही डालिएगा। मैंने आधा किलो में डाला है, 1 टीस्पून भर के नमक इसमें ऐड किया है मैंने, क्योंकि इसमें हम आटा भी डालेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी नमक मिर्चें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। थोड़ा तेज़ ही रखिएगा ताकि वो अच्छा रहे, क्योंकि जब आटा डलता है इसमें तो थोड़ा सा वो नमक और मिर्चों को अब्जॉर्ब भी कर लेता है। इस तरह से आपने हल्के हाथ से गोल गोल इसके कबाब बनाने ले हैं, लंबे लंबे, क्योंकि थोड़े से श्रिंक भी होंगे, थोड़े से छोटे हो जाएंगे। और हमने इसको फ्राई ऐसे करना है बहुत धीमी आंच पे, ऊपर से तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम स्लो फ्लेम करके
हम इसको फ्राई कर लेंगे। सही है जी, एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से, ऐसे आपने इसको हाथों की मदद से बनाना है। हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है अच्छे से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऑयल ले लेती हूँ हाथों पे। सही है। और उसके बाद अच्छा, अगर इसमें आपको नमी लग रही है कबाब में, पहले तो आप इसको फ्रिज में रखिए लाजमी 1 आध घंटा 2 घंटा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि कबाबों में नमी बहुत ज़्यादा है या शेप सही नहीं होल्ड कर पा रहे हैं कबाब आपके, तो आप इसमें मज़ीद आटा ऐड कर सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जब आपके कीमे में नमी होगी और वो सही से ड्राई नहीं होगा, उसमें पानी होगा, तो वो शेप होल्ड नहीं कर पाएगा। सही है जी। ये देखिए इस तरह से हमने कबाब बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे 5-6 और बना लेती हूँ, 4-5, और फिर उसके बाद हम एक साथ इसको फ्राई कर लेंगे। सही है जी। डॉक्टर साहब आप कुछ बता रही थी इनफर्टिलिटी के बारे में, ये हमें क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं क्या? और एक कॉलर भी हमारे साथ थे ना जी, तो आप बताइए प्लीज़। हाँ, तो हम आपकी बात कट गई थी ना बीच में एक्चुअली। हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि लाइक पहले जो है वो वजह ढूंढनी चाहिए और उसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए, और ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम होना चाहिए। ये नहीं कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है या ट्यूब्स बंद है, हम नातुन ख़वातीन जो है उनको दवाएं खिलाती रहे ना, ये नहीं करना चाहिए। सही सही। अच्छा, और आपने भी बताया क्या कहते हैं कि अच्छा किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि केस आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन बाद में सडनली आप कहते हैं कि आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है या C-सेक्शन करवाना पड़ता है, तो इसमें क्या इशू आता है? क्या ये एक मसला है कि आजकल हमारी लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती, चलती फिरती नहीं, जिसका वजह से एक बहुत बड़ा मसला है, कहते हैं कि जी आप नहीं सही मूवमेंट करते हैं इस वजह से? पता नहीं, देखो हर तरह की चीज़ें होती हैं। लेबर पेनफुल प्रोसीजर है, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनसे हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डिस्कस करते हुए चल रहे होते हैं ना कि जी आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है, अपनी चॉइस होती है। नहीं, चॉइस तो नहीं, यूजुअली हम हर पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही लेके जाना चाह रहे थे अनलेस कोई प्रॉब्लम हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने नॉर्मल करनी नहीं है, ठीक है ना। तो वो बहुत थोड़े केसेस होते हैं और उनको भी हम यही इनकरेज करते हैं कि वो एपिड्यूरल ले लें, और एपिड्यूरल में क्योंकि उनको पेन का सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उसके साथ में वो नॉर्मल की ही ट्राई करें। सही। अच्छा, मैं ये सवाल भी आपसे करूंगी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं। नसीम हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नसीम, कैसी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा जी नसीम, कोई सवाल है आपका डॉक्टर साहिबा के लिए? जी जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से ये है कि मेरी बेटी है 19 साल की। अच्छा, 19 साल की बेटी है इनकी। सही जी जी। और वो मतलब मेंसेस से जब स्टार्ट हुई थी तो मतलब 7-8 साल बिल्कुल रेगुलर 8 डेज 7 डेज ही होती थी। 7 डेज में सही मतलब नॉर्मल होती थी, लेकिन अब तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने गैप आ जाता है। सही है जी। हाँ, अच्छा, 7-8 साल पहले आपने कहा कि नॉर्मल हुए हैं, ठीक है। हाँ, और मैंने ना ये अल्ट्रासाउंड भी कराया है, अल्ट्रासाउंड में भी नॉर्मल रिपोर्ट आई है, और थायराइड का भी टेस्ट करवाया है, वो भी सब नॉर्मल आया है। सही है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर ये कह रही हैं कि इनकी बेटी हैं, उनको पहले शुरू के 7-8 साल पे जो मखसूस अयाम होते हैं वो बिल्कुल ठीक आते थे, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल अब उनको कह रही हैं कि गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, 2 से 3 महीने का गैप आ जाता है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट नॉर्मल आई है, थायराइड का टेस्ट भी करवाया है, वो भी बिल्कुल ठीक आया है। आप बताइएगा प्लीज़। देखो, हो सकता है ये PCO डेवलप कर रही हूँ, हो सकता है बच्ची के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से एग्जाम एज पूछना चाहेंगे कि उम्र कितनी है बच्ची? 19 आपने बताया था, आई थिंक 19 साल बताया था। 19 साल की एज है इनकी। तो हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाते हैं। सही। और PCO भी हो सकता है, एनोव्यूलेशन, स्ट्रेस की वजह से एनोव्यूलेशन, एग नहीं रिलीज होता ना, तो उसकी वजह से पीरियड्स के दिन बढ़ जाते हैं। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगी इनको कि डॉक्टर के पास जाने के लिए, या फिर आप इनको सजेस्ट करेंगी कि कोई टेस्ट करवा लें स्पेशली? टेस्ट तो इन्होंने ऑलरेडी कह रहे हैं ना, अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया है, वो भी ले लिया। देखो, पीरियड्स जो है ना बहुत लंबा ना आना बच्ची की अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जैसे अगर 2-2.5 महीने से ज़्यादा का गैप आ रहा है तो उस वक्त हम एक छोटी हल्की फुल्की सी एक दवाई दे देते हैं जिसके साथ उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं। सही। अगर अभी हम ये ना करें ना और 4-4 5-5 महीने लोगों को जैसे पीरियड्स नहीं आते हैं वो उसको वैसे छोड़ दें, तो उसकी वजह से लेटर ऑन इन लाइफ बाद में जाके 50-60 साल की उम्र में जाके उनको अल्लाह ना करे बच्चेदानी का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर किसी को अगर किसी को ये प्रॉब्लम है ना, बच्चा नहीं भी चाहिए, लेकिन अगर पीरियड्स दिन बहुत ज़्यादा 1-2 महीने पे आ जाते हैं देन इट्स फाइन, फिर परेशानी की बात नहीं। लेकिन 3-3 4-4 महीने नहीं आते हैं ना, देन
उनको डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए। सही जी मेरी बहन, आप जाके प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, या फिर आप डॉक्टर साहिबा के पास ही जा सकती हैं, कराची में ही होती हैं ये भी, तो आप इनके पास ही विजिट कर सकती हैं। और प्लीज़ जब कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह की दरपेश आती है तो फौरी उसका इलाज करवा लीजिए, प्रोलॉन्ग ना कीजिए उसको, बाद के प्रॉब्लम से बेहतर है कि आप पहले ही उस बीमारी के पास आप उसका हल निकाल लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पैन में डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, डालडा कुकिंग ऑयल हम सब जानते हैं पिछले 80 साल से भी ज़्यादा माओं का भरोसा है डालडा, क्योंकि जब डालडा की बात आती है तो नाम आता है एतमाद का और भरोसे का जिक्र आता है, और हमारे जहन में सबसे पहले यही ख्याल आता है। और जहाँ हम कहते हैं इस रमज़ान होती है इबादतें भी ज़्यादा, मोहब्बत भी ज़्यादा, बरकतें भी ज़्यादा, तो डालडा के साथ आप कीजिए बचत भी ज़्यादा, और डालडा से सजाइए अपना दस्तरखान, ईद का भी और अफ्तार का भी और सहरी का भी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पैन को गर्म करूँगी, और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें कबाब, आप देखिए मैंने इस तरह से बना के रख लिए हैं पतले, और थोड़े से लंबे बनाए क्योंकि ये श्रिंक होंगे, और ये हम इसमें यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। डॉक्टर साहिबा से मैं सवाल कर रही थी, डॉक्टर साहिबा के कॉलर आने से पहले, कि आपने कहा कि एपिड्यूरल ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सही तरह लगाया जाए। बाहर हम जब इंग्लैंड में काम कर रहे थे, हम हर पेशेंट को ऑफ़र करते थे, ज़्यादातर पेशेंट ऑप्ट करते थे उसके लिए, स्पेशली पहली जिसकी डिलीवरी हो, वो बहुत पहली लेबर बहुत लंबी होती है ना, तो उसमें इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर आप दे देना। लेकिन जो कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम बैक का पेन रहता है और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, या आपके जॉइंट्स इशू हो जाते हैं, ना बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल गलत कहते हैं, इस तरह नहीं होता। आप अगर, हमने ना बल्कि स्टडी की थी कि जो वो लोग जिनको ये बैक में इंजेक्शन लगा और वो जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई, उनको तो इंजेक्शन नहीं लगा था ना, आप देखिए पूछिए अपने इर्द गिर्द भी, हर शख्स जो है जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई है, बैक में पेन उनको भी होता है। तो ये रीज़न क्या होता है? बैक में देखो ना, वक्त के साथ हमारा पुअर पोस्चर होता है, हम लोगों को सीधा बैठना सिखाया नहीं जाता, हम कभी झुक के बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, पोस्चर प्रॉपर नहीं है, कैल्शियम हम सही नहीं लेते, सन को एक्सपोजर नहीं है, तो विटामिन डी की कमी है हमारे अंदर, एंडेमिक है, हर किसी को है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है कमर का दर्द, एकदम से नहीं होता। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी हर दूसरी मैं कहूँगी खातून के अंदर है, हर दूसरी औरत में है, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि कहते हैं कि विटामिन डी की आप सप्लीमेंट्स लें, या फिर दूध हम जिस तरह के इस्तेमाल करते हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि दूध हम कौन सा इस्तेमाल करें, खुला दूध इस्तेमाल करें या हम दूसरे नॉर्मल पैकेट के दूध इस्तेमाल करें, तो हम कैसे अपनी ग़िज़ा का ख्याल रख सकते हैं और विटामिन डी कैसे पूरा कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट? उसका मेन जो सबसे नेचुरल तरीका है वो तो एक्सपोजर टू सन है, कि आप धूप में, आपकी खुली स्किन के ऊपर धूप की रोशनी पड़नी चाहिए, शीशे के थ्रू नहीं, डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा, शीशे के थ्रू नहीं। आजकल कहाँ है, आजकल देखो ना घरों में, गर्मी में हल्का सा निकले बाहर तो सर्दी में भी नहीं होता ना, आपके घर में कहाँ है, बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई है, कोई एक्सपोजर ही नहीं है, सूरज की रोशनी घर के अंदर आती ही नहीं है। आप देखो, मैं अपने, मुझे याद है कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, उस ज़माने में मैंने बच्चे देखे थे जिनको विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती थी ना, रिकेट्स हो जाता था। उसके बाद में फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होना आना, बिल्कुल वो वाले केसेस देखने ही हो गए। अब दोबारा से मैंने वो वाले केसेस हमें नज़र आते हैं। वजह क्या है ना कि अब वो बिल्कुल कंजेस्टेड से कंजेस्टेड होता जा रहा है, छोटे छोटे फ्लैट, अपार्टमेंट्स हैं, या फिर घरों में भी बाहर से नहीं है, बचने का भी रिवाज हो गया, रंग काला हो जाता है, रंग काला हो जाएगा, पे नहीं जाते, तो उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। सही। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा, उनको भी लाइन पे ले लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं हमजा? मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी हमजा, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मैम, मेरा ये सवाल है कि पूरा दिन हमारा रोज़ा होता है, तो इसके बाद जब हम अफ्तारी करते हैं तो हमें क्या चीज़ खानी चाहिए मुनासिब, यानी कि हमें उसके दौरान प्रोटीन क्या लेनी चाहिए जो हमारे जिस्म के लिए उस टाइम के लिए काफ़ी होती है, ताकि हम बाद में मज़ीद खा सकें। अफ्तार के बाद आप पूछ रहे हैं कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए? हाँ जी, हाँ। ये सवाल है आपका। चलें, सही है, ठीक है जी हमजा, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके हमजा के सवाल का जवाब देते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और हमारा फेवरेट सेगमेंट डालडा का दस्तरखान हम बना रहे हैं। इसमें कच्चे कीमे के कबाब अब बना चुके हैं हम, तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के यमी लग रहे हैं ये कबाब, और आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि चिकनी कबाब सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन आप ये देखिए
बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बने ये कबाब। और कीमे के भी बनाएंगे ना बीफ में, अगर मटन में, तो भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। इसको आप मेहरान की केचप के साथ, मेहरान के चिली गार्लिक सॉस के साथ या फिर मेहरान की ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। और साथ में कोक ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान का मैजिक ही साथ मिल बैठ के खाने में है, और कोक ना हो तो फिर मज़ा रहता नहीं है वैसा। और मेहरान के बारे में मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे जितनी मैंने स्ट्रेट स्पाइसेस यूज़ किए हैं, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैंने इस्तेमाल किया है मेहरान का, क्योंकि मेहरान में किसी भी किस्म के जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स शामिल नहीं होते, एडेड फ्लेवर्स नहीं होते। और मेहरान की सॉसेस की एक बहुत बड़ी रेंज है, और 45 से भी ज़्यादा ममालिक में मेहरान के प्रोडक्ट्स को पसंद किया जाता है। अब कराची में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं इनके क्रशर्स। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन जाके ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हैं, किसी भी इजीली वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। और रेसिपी हमारी रेडी है। साथ साथ मैं डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, नॉलेज भी दी हमें, जो मिस्टेक्स हम करते हैं उसके बारे में आपने हमें आगाह किया। थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बात कर रहे थे जिसमें आपने कहा था कि डाइट का ख्याल रखें, जो आयरन की कमी हो जाती है प्रेग्नेंट खवातीन में, उसके बारे में मैं चाहूँगी आप ऑन एयर बता दें। देखो, आयरन के लिए ना ये प्रेगनेंसी होने का इंतजार नहीं करोगे, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसके बाद आयरन लेंगे। बच्चियों को की डाइट में आयरन पहले से कर दो। ये जो अभी आप एक कबाब बना रही है ना, आपने कहा था ना बीफ में बनाएगा तो बहुत अच्छे बनते हैं, तो वो बीफ वाले कबाब ही बच्चियों को खिला दीजिए, क्योंकि बीफ जो है वो रेड मीट जो होता है ना, गाय या बकरे का जो गोश्त होता है, उसमें आयरन बहुत होता है। वाइट मीट में इतना नहीं होता। तो आप गोश्त के जो हैं वो उनकी डाइट में बढ़ा दें। नहीं बढ़ा सकते तो चलो सप्लीमेंट्स ऐड कर दीजिए, अंडे की जर्दी दे दीजिए, पालक, साग, ये वाली चीज़ें दे दीजिए ना, तो उनमें आयरन बहुत होता है, तो वो उनको खिलाना शुरू कर दीजिए। सही। अच्छा, एक ये मिथ भी तो होता है डॉक्टर साहिबा कि अगर आयरन ज़्यादा खाएंगे तो बच्चे का रंग जो है वो दबा हुआ पैदा होगा, यानी कि सांवला होगा। वो जेनेटिक होता है बच्चों का। आप देखें ना, जो जिनका स्किन कलर ब्लैक है, ये मिथ है, सिर्फ कहने की बातें हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आप अगर आयरन सप्लीमेंट से बचना है आपने, तो आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, रेड मीट खाइए, आयरन बहुत ज़्यादा होगा उसमें। थैंक यू सो मच वन सेकेंड डॉक्टर साहिबा। और हमारी रेसिपी तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। आज के डालडा का दस्तरखान इतना ही। ओवर टू यू तलहा। बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा। यकीनन वर्दा के लजीज खाने खाकर लोग अपनी उंगलियां खाने पर मजबूर हो जाते हैं, और यकीनन लाखों लोग अपनी उंगलियां खा चुके हैं। खैर, अब प्रोग्राम का बेहतरीन सेगमेंट शामिल करेंगे, मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं आलिम के बोल। दो बड़े प्यारे मेहमानों ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। मैं वेलकम कहूँगा मौलाना फजल सुबहान, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। नात खां हमारे साथ बहुत खूबसूरत एक मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद सादुल्लाह फिरोजी साहिब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इससे पहले कि मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछूं अपने मेहमानों ने ग्रामी से, पहले आपको बताना चाहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है अल खिदमत फाउंडेशन, जो बड़ी खिदमत कर रही है आवाम की। किस तरह खिदमत कर रही है, इसके ऊपर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए हमें जुनैद अहमद, कहाँ पर हैं आप और क्या मनाजर देख रहे हैं? जी हाँ, अल खिदमत फाउंडेशन एक फलाही तंजीम जो कि एक कदावर दरख्त की शक्ल अब इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। अल खिदमत कैसे काम करती है ये जानने के लिए हम मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन के ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद है अल खिदमत के नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक साहब। सर, बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं और ये कब से अल खिदमत जो है वो इस वक्त इंसानियत की खिदमत कर रही है? बात यह है कि अल खिदमत फाउंडेशन की बुनियाद जो है वो 1990 में रखेगी, तो आज उससे हमें 32 साल हो गए ये काम करते हुए। तो उस 32 साल की कहानी को तो दोहराना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज हम कहाँ पर हैं ये मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपने पूरे काम को 7 बड़े एरियाज़ में तकसीम किया हुआ, जिसमें डिज़ास्टर्स हैं, ऑर्फन है, पानी का प्रोग्राम है, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, और मवाक़ात के नाम से हम एक प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। तो और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे 150 के करीब दफातर हैं जो हर बड़े छोटे बड़े शहर के अंदर मौजूद हैं। और पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी हम दुनिया भर में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, नॉर्वे में भी, जर्मनी में भी, USA में भी, UK के अंदर भी, तुर्की के अंदर भी, और हमारा एक प्रोसेस जापान में भी चल रहा है। तो ये तो हमारी रजिस्ट्रेशन है। तो इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में जो मुस्तकिल तौर पर हमारे दोस्त काम करते हैं, कुली काम करते हैं, उनकी तादाद 6000 है जो परमानेंटली यहाँ पर काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस लिहाज से भी है। और 25,000 से ज़ायद वो लोग हैं जो वॉलंटरली हमारे साथ काम करते हैं। पूरी की पूरी अल खिदमत की जो
टॉप लीडरशिप है रीजन पे, डिस्ट्रिक्ट पे या मरकज़ में, वो सारी की सारी वॉलंटियर के तौर पर काम करती है, अपने पल्ले से वो खर्च करते हैं। अब हमने काम कितना किया इसका अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से कर लें कि हमने 2021 में, जिसकी रिपोर्ट मैंने भी आपके सामने रखी है, हमने तकरीबन 9 अरब रुपये हमें लोगों ने दिए और हमने एक ब्रिज के तौर पर वो पैसे लोगों से लिए और इसकी पाई जो है उसको ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया। और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने 2021 के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन की कामों से के प्रोजेक्ट से वो लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। तो ये हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े नेटवर्क के ऊपर काम कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत कर रही है और बहैसियत इंसान इस माशरे के रुकन की हैसियत से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी मदद करें, इनके हाथों में हाथ डालें ताकि जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, उनकी मदद की जा सके। जी जुनैद, यकीनन अल खिदमत का नाम किसी के लिए नया नहीं है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह अल खिदमत फाउंडेशन अवाम की, अवामुन्नास की, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। अब बढ़ेंगे आलिम के बोल की जानिब पर। मौलाना साहब से मैं सवाल पूछूंगा। मौलाना साहब ये बताइए, अदब हम देख रहे हैं आज मदीना मुनव्वरा में जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ गुज़िश्ता रोज़, और उसके बाद से आवाज़ उठ रही है, शोर मचाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये वक्त था कि मेरा रब बताना चाहता था लोगों को कि अदब कितना ज़रूरी है। अब आप बताइए सर, अदब के बिना दीन और दुनिया क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं दिल के अफसोस के साथ ये कहूँगा कि होना तो ये चाहिए था कि इस मुबारक महीने में, बाबरकत अशरे में, इन मुबारक साआत में हम नुज़ूल कुरान पे बात करते, शब क़दर पे बात करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें एक ऐसे वाक़े पर बात करना पड़ रही है कि हमारी ज़बान हमारा साथ नहीं दे रही। अल्लाह अकबर। यानी अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन तो पूरा अदब का नाम है, और बा अदब बानसीब, बे अदब बेनसीब। बेशक। यानी हमारी जितनी भी इबादतें हैं, अगर उसमें अदब के पहलू को हटा दिया जाए सब ज़ाया हो जाएगी। कुरान करीम में 26वें पारे में सूरह हुजुरात में अल्लाह करीम ने फरमाया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंचा न करो। एक दूसरे को जैसे पुकारते हो लाउडली आका को यूं न पुकारो, वरना होगा क्या, अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी खसारे में, आखिरत भी खसारे में। किसी आम सरजमीन पर किसी आम इंसान की बेइकरामी को बैतुल्लाह गिराने से बड़ा गुनाह करार दिया गया, और फिर वो मदीना मुनव्वरा हो, फिर मस्जिद नबवी हो, फिर रमज़ान का महीना हो, फिर आखिरी अशरा हो, फिर ताक रात हो, फिर शब जुम्मा हो, यानी इतनी निस्बतों के होते हुए आप वहाँ पर नारे और आप वहाँ पर शोर शराबा और आप वहाँ पर बेअदबी करते हैं। ये तो वो मकाम था जहाँ सांसों का शोर बेअदबी हैं, जहाँ जिब्राइल अमीन भी इजाज़त लेकर आते थे, जहाँ वो पर ज़ोर से नहीं हिलाते थे। उलमा ने लिखा है वहाँ तो दुरूद और सलाम भी ज़ोर से पढ़ना, इज्तिमाई शक्ल में पढ़ना अदब के ख़िलाफ़ है। वहाँ तो आदमी जाए तो आदमी एक अपने गुनाहों को याद करके कैफियत में हो। बदकिस्मती ये होती है कि हम वहाँ पर भी जाकर सेल्फियों से और मोबाइल से अपनी तस्वीरें लेते हैं। तो इस वाक़ये पर हमारे सर शर्मसार हैं, सर शर्म से झुक गए हैं, और यकीन माने कि जितना भी इस पर अफसोस किया जाए, रोया जाए, एक तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ऐसे वाक़यात को डिफेंड न किया जाए, उसकी हौसला शिकनी की जाए। और हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं उनके बड़ों से मैं ये गुजारिश करूँगा, आप अपने सियासी इख्तिलाफ़ात को, नज़रियात और अफ़कार को आप अपनी हद तक रखें, लेकिन अपने वर्कर्स को आप अदब सिखाएं, मैनर सिखाएं, उन्हें आप सिविलाइज्ड बनाएं। खुदा न खास्ता हम पूरी दुनिया को इस्लाम और पाकिस्तान का क्या इमेज दे रहे हैं, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी। आज यकीन माने पूरी दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ एक नेगेटिव परसेप्शन डेवलप हो चुका है। तो ये बहुत ही बुरा वाक़या हुआ, इसकी जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में दो आदमी ज़ोर से बातें कर रहे थे, शोर शराबा और गाली नहीं दे रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा, इन दोनों को मेरे पास ले आओ। उनको लाया गया। आपने पूछा कहाँ से हो?
कहने लगे ताइफ से। आपने फरमाया अगर तुम अहले मदीना में से होते मैं तुम्हें कोड़े लगाता, तुमने ज़ोर से बात क्यों की? अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की आवाज़ नादानिस्तगी में लाशऊरी तौर पे थोड़ी सी ऊंची हो गई, जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फ़ौरन आयत उतरी ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। उसका असर ये हुआ सिद्दीक़ अकबर मौत तक आका से सरगोशी करते रहें। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु इतना आहिस्ता उसके बाद बोलते आका को पूछना पड़ता। एक सहाबी साबित बिन क़ैस, उनकी आवाज़ ज़रा लाउडली थी, जहूरी और सऊद थे, वो इस आयत के बाद रोते रहे, अपनी आवाज़ को घटाते रहे कि कहीं बेख्याली में भी हमारी आवाज़ ऊंची ना हो जाए। हम अपने आका के रोज़े पर जाकर इज्ज़ो इनकिसारी का पेकर बने, अपने सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रख कर हमारे सामने हमारे बाप का जानी दुश्मन भी आ जाए हम उसे माफ़ करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना फजल सुभान साहब, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने कौम को समझाया। मेरी दुआ है अपने रब से जो बातें मौलाना साहब ने समझाई हैं हम सब पाकिस्तानियों को समझ में आ जाए। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद सादुल्लाह फ़िरोज़ी साहब से कि वो अब अपना नजराना अकीदत पेश करें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बिस्मिल्लाह। हाँ ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त्म रुसूल, ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त्म रुसूल। और शेर देखिएगा, मदीने पाक के अदब के हवाले से ही शेर है। शायर कहते हैं कि जिस जा पे फरिश्ते आते हैं और आके दुरूद सुनाते हैं, जिस जा पे फरिश्ते आते हैं और आके दुरूद सुनाते हैं, और आके दुरूद सुनाते हैं, दारैन में शाह मदीना के दरबार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। दारैन में शाह मदीना के दरबार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त्म रुसूल। और देते हैं मिसाल मोहब्बत की यूं लोग ज़माने में अक्सर, यूं लोग ज़माने में अक्सर, जो प्यार मोहम्मदो ज़हरा में, जो प्यार मोहम्मदो ज़हरा में, उस प्यार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। जो प्यार मोहम्मद ज़हरा में, उस प्यार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा माशाअल्लाह मोहम्मद सादुल्लाह फ़िरोज़ी साहब का, इतनी खूबसूरत उन्होंने नात पढ़ी। और जब मैं दुआ भी करूँगा कि बारगाह इनकी नात को मकबूल और मंजूर फरमाए अपने दरबार में। और शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना फजल सुभान साहब का, जिन्होंने आके हमें बताया कि अदब क्या होता है, दीन क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब हम सेगमेंट शामिल करेंगे जिसे हम कहते हैं अवाम के बोल। इस वक्त सिंध में हम आपको बताएं, सॉरी
अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से। अमजद बताइए, आप इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या आप तैयारियाँ देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? इस सेगमेंट में हमेशा आवाम को इफ्तारी के बारे में बताते हैं। बताएं अमजद, आप इस वक्त कहाँ हैं? यौम कुद्स के हवाले से अमजद कायम खानी बता रहे हैं। जी अमजद। जी बिल्कुल, यौम जुम्मतुल विदा के हवाले से अल-कुद्स रैली का जो मरकज़ी जो रैली है उसका आगाज़ हो चुका है। नुमाइश से लेकर तिब्बत सेंटर तक ये रैली निकाली जाएगी, जिसमें फ़लस्तीनियों का जो इज़हार यकजहती है वो किया जाएगा, जबकि जो रैली के जो कायदीन हैं वो तिब्बत सेंटर के मकाम पर इस रैली से ख़िताब करेंगे। नौजवानों, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद रैली में शरीक है। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए अल-कुद्स रैली का मकसद है क्या, क्यों आप ये रैली जी बिल्कुल, अल-कुद्स रैली का जो मकसद है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा इसलिए खड़े हैं ताकि मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करे और जालिम। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अल-कुद्स रैली के हवाले से वर्दा ने हमें वापस ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में और इख्तितामी अल्फाज वर्दा। जी बिल्कुल, और हमें उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि एक अच्छा सा शो आपके लिए ला सकें। डेली हमारी कोशिश होती है आपको आगाह करते हैं डेली अपडेट्स के हवाले से भी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह सुबह नहीं 4 बजे दोपहर में 4 से 6 देखना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और एक बार फिर से आप सबको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे की दुआएं मुझे अपनी टीम को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।